to all the viewers. This is the part 2 of principles of management. Earlier we have discussed about the part 1 of principles of management, in which we have discussed about what is principles, what are the importance of principles, what are the characteristics of principle. In this part we will see about the contribution of Henry Fayol. तो सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि कंट्रीब्यूशंस क्या क्या रहे हैं हेनरी फ्योल के। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के। सबसे पहली बात, अब ये थे और कहाँ से आए हैं, तो ही वॉज बॉर्न in 1841 and he was a mining engineer. ये इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर। एक कोल कंपनी थी, कोल माइनिंग कंपनी होती है ना, तो कोयला निकालते हैं, कोल माइनिंग कंपनी में ही वॉज एन इंजीनियर। और उसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बने इन 1888। तो जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर जब बने थे तो कंपनी जो थी वो एकदम से बुरे हालात में थी, यानी द कंपनी वॉज नियरली अबाउट टू बी इंसॉल्वेंट, यानी इंसॉल्वेंसी बहुत ज़्यादा थी, इंसॉल्वेंसी ज़्यादा थी जब ये एमडी बने। और लगभग 30 साल बाद ये क्या हुआ, रिटायर हुए। 30 साल बाद इन्होंने इस कंपनी को लीडिंग कंपनी बना दिया। कैसे? तो बाय हिज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इन्होंने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू इस कंपनी को लीडिंग कंपनी बना दिया। अब ये कंट्रीब्यूशन रहा है। अब कुछ चीज़ें इन्होंने और बताई हैं, इसीलिए इनको हम लोग जो है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स। अब इतनी बड़ी उपाधि किसी को अगर दी जाएगी तो क्यों दी जाएगी, तो उसके पीछे रीज़न है। तो हम पहले इनके कंट्रीब्यूशंस को देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय हेनरी फ्योल। तो इन्होंने देयर आर 4 कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्योल। इन्होंने 4 मुख्य कंट्रीब्यूशंस दिए थे, तो उसको हम चारों को देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू। पहला तो इन्होंने बताया था, जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ही हैज़ गिवन, उसमें इन्होंने बताया था डिवीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है उसको इन्होंने बांट दिया था। इसके पहले कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो। फिर दूसरा इन्होंने बताया क्वालिटीज़ ऑफ एन एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव मैनेजर, यानी एक इफ़ेक्टिव मैनेजर के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ भी इन्होंने डिस्क्राइब की थी अपने बुक में। देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने बताया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में। और द लास्ट इन्होंने बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक एक करके हम चारों देख लेते हैं। ये मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको कि कंट्रीब्यूशंस कहीं भी हेनरी फ्योल के पूछे जाएँ तो यू आर एबल टू राइट। तो सबसे पहली बात तो इसमें आ जाता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर में इन्होंने क्या क्या किया, डिवीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या क्या किया था। तो इन्होंने वर्क को 4-5 पार्ट में बांटा था। जैसे कि पहला था आपका टेक्निकल एक्टिविटीज़ को, टेक्निकल एक्टिविटीज़। फिर आपका कॉमर्शियल, टेक्निकल कॉमर्शियल। देन देयर वाज फाइनेंशियल, फिर सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, एंड द लास्ट वन इज मैनेजरियल। तो ये 6 टाइप की एक्टिविटीज़ उन्होंने बांटी थी कि सबसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये 6 एक्टिविटीज़ तो कंपलसरी तौर पे होती ही हैं। जिसमें कि पहला एक्टिविटी है आपका टेक्निकल एक्टिविटी, दूसरा एक्टिविटी है आपका कॉमर्शियल एक्टिविटी, देन थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी, देन सिक्योरिटी का पर्पज़ होता है, अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग में बुक्स वगैरह मेंटेन करते हैं। मैनेजरियल में जो मैनेजिंग एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है तो वो इसमें परफॉर्म किया जाता है। देन द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ अ मैनेजर क्या क्या होती हैं।
तो क्वालिटीज़ ऑफ अ मैनेजर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्वालिटीज़ ऑफ अ मैनेजर में देखते हैं हम क्या क्या है। अब इसमें कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे कि कोई भी एक इफेक्टिव मैनेजर की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे फिजिकल क्वालिटी डील करता है कि भाई उसको फिजिक्स वगैरह बढ़िया हो और हैंडसम चार्मिंग बंदा होता है, थोड़ा सा एट्रैक्टिवनेस होता है देखने का कि हाँ लोग और अच्छे से काम करते हैं। फिर ही शुड बी मेंटली केपेबल, मेंटली मतलब कि वो दिमाग से भी स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना हो। फिर मोरल मतलब ये नहीं कि अब कोई रो रहा है तो उसके साथ बैठ कर रोने लगे, अगर एम्प्लॉय को दिक्कत है तो उस हिसाब से वो डील कर ले। देन द नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल में क्या आता है कि वो जो मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो सब फुलफिल्ड करके तब आया हो। फिर टेक्निकल का मतलब होता है कि जो वो काम कर रहा हो, यानी जो काम उसको असाइन किया गया उस काम के बारे में वो बेहतर तरीके से जानता हो, पूरी तरीके से कि उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं वो सारा कुछ। उसके बाद फिर लास्ट है उसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैनेजर जो रहेगा वो बहुत अच्छा वर्क कर पाएगा इन कंपैरिजन ऑफ एन अनएक्सपीरियंस्ड मैनेजर। तो हो गया फिजिकल क्वालिटीज़ मतलब फिजिक वाइज फिट एंड फाइन। मेंटल क्वालिटीज़ मतलब मेंटली स्मार्ट, इनोवेटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें। मोरल क्वालिटीज़ मतलब इमोशनली स्टेबल हो। एजुकेशनल मतलब जो उसके टीचिंग बैकग्राउंड हो या जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें वो सारी एक्यूरेट हों, अच्छे जगह से हो। दैन टेक्निकल क्वालिटीज़, ही शुड नो अबाउट द टेक्निकल नो हाउ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क विच इज़ परफॉर्म्ड अंडर हिम। दैन एक्सपीरियंस, ही शुड पॉसेस अ मिनिमम एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायरमेंट हो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास इन्होंने कुछ जो फंक्शन दिया था, इन्होंने दिया था POCC, यानी इनका थोड़ा सा अलग था। जो नॉर्मली फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं POSDC पढ़ते हैं, POSDC, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोल। इसको कुंड्स एंड ओडोनल ने दिया था, लेकिन इन्होंने अपना बताया था POCCC। तो P का मतलब यहाँ पे हो गया प्लानिंग, O का मतलब आपका सेम रहेगा ऑर्गेनाइजिंग, लेकिन O के साथ साथ जो C का मतलब होगा वो यहाँ पे बदल जा रहा है। अब C में क्या हो जाएगा, C मतलब यहाँ पे होगा कमांडिंग, नेक्स्ट C विल बी कमांडिंग के बाद नेक्स्ट C हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेटिंग को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था। और लास्ट हो जाएगा कंट्रोलिंग, जो कि कंट्रोलिंग हमेशा होता ही है। तो इनके हिसाब से जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके हो गए 5 फंक्शन इन्होंने बताया था, लेकिन पांचों थोड़े अलग अलग टाइप के थे। जैसे इन्होंने बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये इनके हिसाब से इनके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए थे, लेकिन फिर बाद में लोगों ने इसको रेक्टिफाई करके POSDC रखा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफर्टेबल रहा। फिर लास्ट बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो ही हैज़ गिवन 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि अहम माने जाते हैं किसी भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो फिर से एक बार देख लीजिए इनके 4 कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं। पहला कंट्रीब्यूशन है आपका कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया, जिसमें टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होते हैं। देन ही हैज़ describe the qualities of an effective manager, that he should possess physical, mental, moral, educational, technical and experience. Then functions of management, he has divided functions of management into 5 parts, that is planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को बताया है। अब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को 14 प्रिंसिपल्स में से आज कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। बाकी के चीज़ों को, बाकी प्रिंसिपल जो रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तो देन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल जो इनके थे वो था आपका डिवीज़न ऑफ वर्क। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाज डिवीज़न ऑफ वर्क। अब इन्होंने बोला कि सबसे पहली बात ये ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि काम को हम डिवाइड करें। अब ये इनकी थिंकिंग थी उस टाइम, जो इनकी थिंकिंग थी वो बेस्ट थी। इन्होंने बोला 2 चीज़ें बोले। पहली बात तो डिवाइड द वर्क, यानी सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि काम को आप डिवाइड करिए। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि डिवाइड द वर्क के बाद आप क्या करेंगे, वर्कर्स को डिवाइड करिए। वर्कर्स को डिवाइड करेंगे उनके हिसाब से, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करिए, डिपार्टमेंट बनाइए। डिपार्टमेंट बनाने का मतलब ये होता है कि जो सेम टाइप के वर्क हैं, जो सेम वर्क हैं, उन सेम वर्क को हम एक डिपार्टमेंट में रखेंगे और उस डिपार्टमेंट को जो है एक नाम दे देंगे, कह देंगे कि ये सारा सिमिलर टाइप ऑफ वर्क आर केप्ट इन अ सिंगल डिपार्टमेंट। तो जैसे डिपार्टमेंट A हो गया, डिपार्टमेंट B हो गया, डिपार्टमेंट C। डिपार्टमेंट A में केवल प्लानिंग से रिलेटेड काम है,
डिपार्टमेंट बी में प्रोडक्शन चल रहा है, डिपार्टमेंट सी में सेल्स वगैरह हो रहा हो, तो ऐसे करके हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। और तो काम बट गया हमारा, काम के हिसाब से जो लोग उसके केपेबल होंगे, जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस होगी, उसके हिसाब से वर्कर्स को भी हम क्या करेंगे, वर्कर्स को हम बांट देंगे। तो पहला तो हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने उन्होंने सिंपली बोला था कि डिवाइड द वर्कर्स ऑन वर्कर, पहले वर्क बांट देंगे, फिर वर्कर्स को बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल थिंग्स। तो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट्स वगैरह सेम नेचर के जो होंगे वर्क, उनको सेम डिपार्टमेंट में रख देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे कुछ फ़ायदे होंगे कि पहली बात कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कि हर एक आदमी अपने काम में माहिर हो जाएगा काम बंटने की वजह से, क्योंकि उसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको काम जब मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल वर्क गुड। दूसरी बात हो जाएगा कि एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी लोगों की, क्योंकि एक आदमी अगर एक मैनेजर है, मैंने MBA करके आया हुआ बंदा, और उसको हमने दिया कोई टेक्निकल एक्टिविटी, तो टेक्निकल तो परफॉर्म कर नहीं पाएगा, तो इस वजह से वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब आप वर्कर को उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे बांटेंगे तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर इसके ये फ़ायदे हो गए, डिवीज़न ऑफ वर्क के ये फ़ायदे हो गए कि आपके काम जो रहेगा वो स्पेशलाइज हो जाएंगे लोग, और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से इन्होंने नेक्स्ट जो प्रिंसिपल बताया था दूसरा, उन्होंने बताया दूसरा प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका है दूसरा प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताया गया, तो सिंपल चीज़ थी। अथॉरिटी मतलब होता है, हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि अथॉरिटी मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, इसका हम सिंपल मतलब पावर समझ लेते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी। एक तीसरा टर्म भी आता है अकाउंटेबिलिटी, उसका मतलब जवाबदेही होता है, वो इसमें नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना है हमको। तो अथॉरिटी मतलब हो गया पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। अब देखिए, जब इनके हिसाब से बोला गया कि अथॉरिटी शुड बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज, इन्होंने बोला कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हम मान लें, अब इसके दो अलग केसेस आ जाएंगे। पहला केस हो गया कि व्हेन अथॉरिटी इज़ ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ग्रेटर देन अथॉरिटी। ये दो केसेस आपके इससे निकल के आएंगे अगर उतार चढ़ाव हुआ तो पहला केस है, अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होगा, तो अथॉरिटी अगर ज़्यादा दे दिया गया तो उसका क्या होगा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी, लोग लगेंगे मिसयूज़ करने, अपने आप को बॉस ही समझ लेंगे। और दूसरा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका हो जाएगा कि आपका जो वर्क होगा उस वर्क में कमी आएगी। हम लिख सकते हैं लैक ऑफ वर्क, हम लिख सकते हैं लैक ऑफ प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ज़्यादा दे दिया आपने, उसके बराबर की अथॉरिटी नहीं दी तो आपका काम रुक जाएगा। और अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और जिम्मेदारी उसके हिसाब से नहीं दी तो वो क्या करेगा, उसका मिसयूज़ करेगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू एन एम्प्लॉई और वर्कर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों में एक समांतर, एक बराबर का होना चाहिए। तो ये हो गया आपके दो। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने इसी क्रम में। टोटल 14 हमको पढ़ना है, अभी 2 हो गए, अभी और देखते हैं आगे क्या क्या है। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब वो नहीं चुपचाप रहने वाला, यहाँ पे डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब थोड़ा सा अलग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब क्या अलग है वो देख लेते हैं हम लोग। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे बताया गया, फ्यूल ने बोला कि देयर शुड बी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब किसी काम को करने के लिए एक प्रॉपर कोड बना होना चाहिए कि हमको इसी बेसिस पे, ऐसी पर्टिकुलर उस पर जो है किसी काम को करना है। जैसे कि आप मॉर्निंग में 7 बजे आना है, दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी वन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड रीच एट 7 AM। उससे ये नहीं कि भैया हमारे घर में कोई वो था या हमारा गाड़ी ख़राब हो गया तो हम 7:15 पे आए, तो जो 7:15 पे आएगा तो फिर उसको उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब पनिशमेंट में मुर्गा नहीं बनाएंगे, पनिशमेंट में हम उनसे जो है कुछ अलग तरीके का चार्ज ले सकते हैं, या कुछ ऐसा करने के लिए दे सकते हैं। अब एक प्रॉपर कोड होने से क्या होगा कि लोग डिसिप्लिन्ड वे में, एक पर्टिकुलर वे में ही काम करेंगे। दूसरी बात बोली गई कि सिस्टमैटिक वर्किंग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो वर्क होगा वो आपका सिस्टमैटिक वर्किंग होना चाहिए। सिस्टमैटिक वर्किंग, डिसिप्लिन होने से आपका काम एकदम सिस्टमैटिक वे में चलेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव ये सब नहीं होगा। तीसरी बात आपकी एफिशिएंसी वाली जो बात हमने पहले की थी, वो एफिशिएंसी इससे भी मेंटेन होगी, क्योंकि भाई आदमी जब एक प्रॉपर वे में सब लोग टाइम पे आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का काम हमारा सक्सेसफुली प्रिपेयर हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद हो जाएगा कि क्लियर एंड फेयर जजमेंट वगैरह रहेंगे।
और जो जिसको भी हो मतलब जो गलत कर रहा है उसको प्रॉपर जजमेंट या उसी तरीके से फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो डिसिप्लिन के से फ़ायदे होंगे, पहला क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट आपका एक मेंटेन हो जाएगा, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्लियर एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स बिटवीन हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, जो है चौथा नंबर हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा सा है। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है, बस एक लाइन बोलता है, एक लाइन आप समझ लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। वन बॉस वन ग्रुप, बस एक ही स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, छोटा सा, पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला गया कि एक बॉस होना चाहिए किसी भी वर्क को करने के लिए। जैसे कि एक बॉस है, अब इसके अंडर में जो है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 5 6 जितने भी ये हैंडल कर सके प्रॉपरली, उतने ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 1 2 3 4 5 ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इसमें डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर बंदे की, यानी इस मैनेजर या इस सुपरवाइज़र या इस वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है हैंडल करने की, जिसको हम लोग ऑल टुगेदर बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि कितना वर्कर तो हैंडल कर सकता है एक मैनेजर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोला गया कि एक बॉस रहेगा तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब एक बॉस की वजह से कभी कभार होता क्या है कि मान लीजिए आपने किसी वर्कर को बोला कि जाओ ये काम कर दो, दो आदमी हैं, दो बॉस हैं सेम ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए। अब ये बॉस तो थे ही, एक बॉस ये भी हैं। अब इन्होंने इस 5वें नंबर वाले को इन्होंने अपना टारगेट बताया कि ये काम कर दो, तो इन्होंने बोला कि यार कल जो है तुम 7 बजे आना। अब ये जो भाई साहब इन्होंने, जो मैनेजर बी थे, इन्होंने बोला कि ऐसा है, इसी 5वें नंबर वाले एम्प्लॉय को बोला कि ऐसा है कल तुम 7:30 बजे आना। तो अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा, तो एम्प्लॉय आएगा कितने बजे, तो एम्प्लॉय आएगा 7:30 बजे। क्यों, क्योंकि इसको इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अब जब ये पूछेगा कि भाई मैं तुमको कल 7 बजे बुलाया तो तुम 7:30 बजे, आधा घंटा लेट हो तुम, तो ये बोलेगा, इसको बचने का मौका मिल गया ना, बोलेगा नहीं वो सर तो बोले थे 7:30 पे आने का, तो मैं लेट नहीं हूँ, मैं आई एम ऑन टाइम। तो इस वजह से पहली बात तो वर्कर्स को, इससे क्या होगा कि वर्कर्स को बचने का मौका मिल जाएगा बेवजह बेफालतू का, तो ये नहीं देना चाहिए। तो इससे कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, जिसको जो काम बताया जाएगा काम अपना वो करे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बीच में। फिर अब इनकी दोनों के बीच में झगड़े हो गए, क्योंकि इन्होंने बोला 7 बजे, इन्होंने बोला 7:30 बजे, तो एम्प्लॉय तो बच के निकल गया, लेकिन ये दोनों आपस में, अरे भाई तुम 7:30 क्यों बोले, तुम 7 क्यों बोले। तो इससे हो जाएगा नो ईगो क्लैशेस बिटवीन द मैनेजर्स, कोई ईगो इन लोगों का बीच में क्लैश नहीं करेगा। अगर यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा, भाई इन एम्प्लॉयज़ को मैं हैंडल करूँगा, इन एम्प्लॉयज़ को तुम हैंडल करो, बात की बात है, अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका है, फिर हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, चौथा हो गया, इधर 5वां हम देख लेते हैं। 5वां इसी में हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का भी एक लाइन में अगर हम समझना चाहें तो इसका एक लाइन में हो जाएगा सिंपल सा, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। बस इतना अगर याद है तो पूरा ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको याद है। एक यूनिट को एक प्लान देना है। जैसे कि एक नंबर ऑफ़ यूनिट था, ये मैंने ऊपर बनाया था जो कि ये थे, इनके पास इनकी अपनी 5 लोगों की सेना थी, 1 2 3 4 5। अब इन 5 लोगों को जो प्लान दिया गया वो एक प्लान दिया गया, वन प्लान। अब एक यूनिट को एक प्लान दे दिया गया, इसके सुपरवाइज़र ये हैं, ये मिस्टर जो भी हैं, मिस्टर ए, ये इसके सुपरवाइज़र हैं। तो अब क्या होगा, अब ये ईजिली हैंडल कर पाएंगे। एक प्लान मिला है तो अब जो इनसे, जो इनका जो सुपीरियर होगा वो इनसे पूछेगा कि भाई यू हैव वेदर यू हैव डन द वर्क और नॉट। तो ये पूछेंगे अपने 5 लोगों से कि आप लोगों ने काम किया, तो इनके 5 लोगों का काम पूरा कर दिया, क्योंकि एक ही प्लान मिला है, तो एक प्लान को अचीव कर दिए, प्रॉपरली अचीव भी हो जाएगा काम, और आपका ये जवाबदेही इनकी भी प्रॉपर हो जाएगी कि हाँ ठीक है मैंने काम कर लिया, मेरे लोगों ने काम प्रॉपरली पूरा किया। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि हमारा जो गोल होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पे जो होगा, मेन फोकस गोल पे पड़ जाएगा, और सब लोग अपना मिलजुल कर काम भी करेंगे। तो इससे एक चीज़ और हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने अपने फंक्शंस में बताया, हमने पीछे डिस्कस किया था। तो कोऑर्डिनेशन हमारा बढ़िया हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट अपना, तो 6 हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ
इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। अब ये थोड़ा सा बड़ा सा लिखने में है लेकिन समझना बड़ा आसान है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सब आदमी अपने पर्सनल गोल के लिए जीता है, यानी जितने भी इंडिविजुअल जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं सबका अपना गोल। हमने बात किया ही था कि सबको भाई अच्छी सैलरी चाहिए, काम करें ना करें पैसा बढ़िया चाहिए, काम कम करना पड़े, वर्क लेस, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है यानी वर्कर का। और जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम लेस सैलरी दें और काम हमारा जो है वर्क मोर, कम सैलरी में ज़्यादा काम कराना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वर्कर क्या चाहता है कि अच्छी सैलरी में ज़्यादा सैलरी में कम काम करना चाहता है। यहीं पे हो जाता है दिक्कत, यहीं पे प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस वजह से एक अच्छा मैनेजर क्या करता है कि जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है यानी अच्छी सैलरी और कम काम, इसको जनरेट कराना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो पाए। ये ज़रूरी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो हम देख लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, यानी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। और जो गोल्स होंगे, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल गोल्स को हम छोड़ देंगे, आईजी मतलब इंडिविजुअल गोल्स, इनको भी हम फुलफ़िल करेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन गोल्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएंगे और डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय विल वर्क लेस, तो अल्टीमेट नुकसान हमारा ही होगा। इस वजह से ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो और एम्प्लॉयज़ को नुकसान हमारा नुकसान। तो इस वजह से इसको एक कंट्रोल्ड वे में इसको करना है। नेक्स्ट है आपका 7 पे ही हम आखिरी करेंगे आज के लिए। फिर ये है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। यहाँ पर्सोनल और पर्सनल में अंतर होता है। पर्सनल मतलब होता है हमारा और पर्सोनल मतलब यहाँ पे आदमी को लिया जाता है, जो वर्कर होते हैं उनको पर्सोनल भी कहा जाता है। अब रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल में बोला गया कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनको हम क्या करें, दे शुड बी पेड फेयरली मतलब सबको एक जैसा ही पेमेंट हो, जो सेम लेवल के हों, और एडिक्वेटली मतलब जितनी ज़रूरत हो उसके बेसिस पे। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर ये करेंगे तो इससे सेटिस्फैक्शन अच्छा मिलेगा, इससे उनका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। अब पेड फेयरली का मतलब होता है कि जैसे 10 एम्प्लॉई हैं आपके वर्कर लेवल के, तो एक वर्कर को आप 100 रुपये दे रहे हैं, तो आप 10 को क्या देंगे, 10 को सबको 100 रुपये ही दें, सेम टाइम अगर काम कर रहे हैं तो। और एडिक्वेटली मतलब कि आप ये भी देख लीजिए कि 100 रुपये में उनका जो है आना जाना या उनका खाना पीना हो सकता है। अब ये एडिक्वेटली और फेयरली हम डिसाइड किस पे करते हैं, तो डिसाइड करने के लिए हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पहला हम लिख सकते हैं कि जो मिनिमम वेज एक्ट है, हमारे जो भी मिनिमम वेज एक्ट गवर्नमेंट बनाई है कि उसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं, वो देख लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कैपेसिटी कितनी है। भाई गवर्नमेंट बोलिए 30,000 देना, लेकिन 30,000 हमारी कैपेसिटी ही नहीं है, तो कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना बहुत ज़रूरी है। देन कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है कभी कदा कि कॉम्पिटिटर्स ने क्या पॉलिसी बनाई, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी देखनी पड़ती। कॉम्पिटिटर हमारा जो है सेम लेवल का, वो उसी काम का जो है 20,000 दे रहा है और हम किसी वर्कर को अपने यहाँ बुला रहे हैं 15,000 पे, तो करेगा ही नहीं। तो कॉम्पिटिटर के यहाँ भागेगा, कॉम्पिटिटर में अच्छे वर्कर्स हो जाएंगे तो हमारा फिर डिग्रेड होने लगेगा। और इससे इन सब से होगा क्या, पूरा अगर पेड अच्छे से पेमेंट वगैरह किया जाए तो एम्प्लॉयज़ का जो है मोटिवेशन या मोराल बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयज़ मोराल बूस्ट होगा। तो ये इसके फ़ायदे हो गए। तो इस वजह से रेम्यूनरेशन जो है एक फेयर तरीके का होना चाहिए, कोई जाति उसमें ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज या रिलीजियन या किसी तरीके से ना करना चाहिए। ये हो गया हमारा आज का, हमने आज देख लिया 7 हमने देख लिए, 14 में से 7 हो गए, 7 बचे हुए हैं, 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मे बी पॉसिबल कि उस वीडियो में हम लोग अपना थोड़ा सा टेलर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।